किचन में झूठे बर्तनों का ढेर लगा था तो बाथरूम में कपड़ों का। घर भी एकदम अस्त व्यस्त था। आभा की समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। कितनी बार कहा नवल से कि वॉशिंग मशीन ठीक करा दो, पर सुनते ही नहीं है। बाई भी जब तब छुट्टी मार जाती है। लगता है जैसे मुफ्त में काम कर रही हो। निकालती इसलिए नहीं उसे क्योंकि फिर दूसरी जल्दी मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो उसके हजार नखरे होते हैं। बाई आज भी ना आने को कह गई है। रिनी से तो कुछ कहना ही बेकार है। जब भी आभा कहती है कि अब बच्ची नहीं रही, कम से कम कुछ खाना बनाना तो सीख ले, तो नवल बीच में ही बोल पड़ते कि पुराने जमाने सी बात मत करो। अरे आज लड़कियां चांद पर पहुंच गई हैं और तुम अभी भी चूल्हे चौके में ही अटकी हुई हो। मेरी बेटी कोई बड़ा काम करेगी, तुम्हारी तरह ये घर के कामों में थोड़ी उलझी रहेगी। आभा चुप लगा जाती। इससे रिनी और ढीठ बनती गई। उसकी सास निर्मला से तो वैसे भी घर का कोई काम नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कि अब उनका शरीर काम करना बंद कर चुका है। एकदम स्वस्थ हैं अभी भी, पर अपने पूजा पाठ, धर्म कर्म और हम उम्र सहेलियों से उन्हें वक्त ही कहाँ मिलता है जो वे आभा के कामों में हाथ बटाएंगी। साफ कह दिया है कि बहुत संभाल चुकी घर गृहस्थी। आभा भी उनसे मदद नहीं मांगती, क्योंकि बार बार वही बातों को दोहराना, शिकायतें करना, और वे भी तब जब कोई सुनने वाला ही न हो। तो इससे अच्छा तो यही लगा आभा को कि खामोश रहा जाए। इसलिए उसने खामोशी ओढ़कर घर बाहर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। लेकिन उस पर भी घर के लोगों को उससे कोई न कोई शिकायत ही रहती, खासकर निर्मला को। वे तो हमेशा बकबक करती रहती। पास पड़ोस से आभा की शिकायतें करती कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। यही पास के ही शिव मंदिर से सटी अरविंद बाबा की कुटिया है, जहां वे अपने चेले चपाटों के साथ निवास करते हैं। अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं उनके चरणों में लौटकर खुद को धन्य मानती हैं, और निर्मला भी। बाबा से पूछे बिना वे एक भी काम नहीं करती। बाबा का वचन मतलब सत्य वचन होता उनके लिए। आए दिन मंदिर में कोई न कोई उत्सव होता ही रहता। कभी ठाकुर जी का जन्म उत्सव, कभी ब्याह, कभी यज्ञोपवीत, कभी झूला, कभी जल विहार, कभी कुछ तो कभी कुछ लगा ही रहता। और इन अवसरों पर निर्मला भी खूब चढ़ावा चढ़ाती। बाबा के बहाने ही तो आखिर उन्हें घर के कामों से फुर्सत मिलती और दूसरी औरतों की कहानियां सुनने को भी मिलती। बाबा ना होता तो जिम्मेदारियों से जूझना पड़ता। मेहनत की कमाई यूं लूटे अच्छा तो नहीं लगता, पर धर्म के मामले में कौन मुंह खोले। इसलिए आभा और नवल चुप ही रहते थे। वैसे भी धर्म संकट सबसे बड़ा संकट होता है, लेकिन आभा इन कर्मकांडों का हिस्सा कभी नहीं बनी, और इसलिए निर्मला उससे चुप रहती। गुस्सा तो आभा को तब आता जब निर्मला उस अरविंद बाबा को अपने घर पर प्रवचन, भजन, कीर्तन करवाने बुला लेती थी। महीने में ये 2 से 3 बार होता ही था, लेकिन इन सब ढकोसलों से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता, और यही बात आभा को बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए एक दिन आभा ने इस बात का पुरजोर विरोध किया और कहा कि जरूरत नहीं इन बाबाओं को घर बुलाने की, क्योंकि वो इन सब ढकोसलों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। उसे तो बस कर्म पर भरोसा है। नवल ने कुछ कहा तो नहीं, पर लगा आभा सही कह रही है, और वैसे भी घर में जवान लड़की है तो क्या जरूरत है माँ को इन्हें घर पर बुलाने की। समझ गई निर्मला की बेटा भी बहू की बात से सहमत है। कुछ कहा तो नहीं, पर मन ही मन बड़बड़ाई कि यहाँ लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन करने आते हैं, पर इन अभागों को कौन समझाए ये बात। इधर कुछ दिनों से आभा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। बहुत थकान महसूस हो रही थी। सिर भी भारी भारी लग रहा था। हल्का बुखार भी रहने लगा था। खाने की इच्छा तो होती ही नहीं थी। जबरदस्ती अगर कुछ खा भी लेती तो पेट में दर्द होने लगता और उल्टी भी हो जाती। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। जब नवल से कहती तो वे चिढ़कर कहते, डॉक्टर को दिखा लो। बहुत होता तो मेडिकल स्टोर से दवा लाकर पकड़ा देते और साथ में 10 बातें भी सुना देते कि
उस सुमन को गप्पे मारने का समय होता है। घंटों सास बहू के सीरियल देख सकती पर डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। घर में काम ही कितना होता है जो हर वक्त काम की दुहाई देती रहती है। ऐसी बातें बोलकर नवल आभा को चुप करा देता और वो बेचारी सोचती कि जाने दो, ठीक हो जाएगा अपने आप। पर मर्ज था कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। हमारे समाज में सदियों से औरतें खुद को इग्नोर करती आई हैं। आज भी औरतों के लिए पहले पति, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों का स्वार्थ सर्वोपरि होता है। आभा का भी यही हाल था। अगर घर में किसी को एक छींक भी आ जाए तो परेशान हो उठती थी, लेकिन अपनी परेशानी ठीक हो जाएगी सोचकर टाल जाती थी। उस दिन आभा का जी बहुत मिचला रहा था। सिर में दर्द हो इतना कि लग रहा था फट ही जाएगा। सोचा नवल ऑफिस जा ही रहे हैं तो उसे डॉक्टर के पास छोड़ देंगे और फिर वो दिखाकर वापस आ जाएगी। बोली, सुनिए जी, आप सिर्फ मुझे अस्पताल छोड़ दीजिए, मैं डॉक्टर को दिखाकर वापस आ जाऊंगी। नवल जो गाना गुनगुनाते हुए अपनी टाई ठीक कर रहा था, आभा की बात सुनते ही फूट पड़ा। पागल हो क्या? खुद मुझे देर हो रही है और तुम और देर करवाने की फिराक में लगी हो। जाओ ना, खुद दिखा लो डॉक्टर को। वैसे भी जब देखो कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है तुम्हें। एक तो कमाकर खिलाओ और फिर ये सब लफड़े नहीं होगा इतना मुझसे। बुनबुनाते हुए नवल ऑफिस निकल गया और आभा हैरान सी उसे जाते देखती रह गई। लगा सबकी सेवा करे तो ठीक, लेकिन अपने बारे में कुछ बोले तो कैसे नवल खींच उठते हैं। औरत की तो यही दशा है, सबके लिए सोचती है लेकिन जब किसी को उसके लिए करना पड़ जाए तो वो उकताने लगता है। बेचारी आभा अपने दर्द को दरकिनार कर फिर घर के कामों में जुट गई। रात में आभा को बड़ी बेचैनी होने लगी। गर्म पानी के सेक से और बाम लगा लेने से पेट दर्द और सिर दर्द तो कुछ ठीक हुआ, लेकिन सूखी खांसी बड़ी परेशान करने लगी। बुखार था सो अलग, कमजोरी से उठने का मन नहीं कर रहा था। लग रहा था कोई पानी पिला दे, इसलिए नवल को उठाया, लेकिन कैसे झल्लाते हुए उसने उसे पानी दिया वही जानती है। बेचैनी के मारे फिर पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सारा बदन दर्द के मारे टूट रहा था, मगर कहे तो किससे। सुबह किसी तरह उठ चाय नाश्ता बनाया। नवल को ऑफिस भेजकर किचन का बाकी काम अभी समेट ही रही थी कि एकदम से चक्कर आ गया और वहीं धड़ाम से गिर पड़ी। वो तो वक्त पर सुमन वहां पहुंच गई और उसे डॉक्टर के पास ले गई, वरना जाने क्या अनर्थ हो जाता। अस्पताल से ही रिने ने पापा को फोन करके बताया कि माँ बेहोश हो गई हैं, जल्दी अस्पताल पहुंचिए। नवल आनन फानन में वहां पहुंच गया। जांच कर डॉक्टर ने बताया कि आभा को हेपेटाइटिस भी हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। सुनकर तो जैसे नवल को चक्कर ही आ गया। लगा अब घर कैसे चलेगा। आभा इतनी बीमार है, इसकी उसे जरा भी परवाह नहीं। चिंता होने लगी कि घर कैसे चलेगा। रिनी को घर भेजकर वो आभा के पास ही रुक गया। सोचने लगा कि बैठे बिठाए ये कौन सी मुसीबत आन पड़ी। अब घर बाहर के काम कौन करेगा। आभा पर ही गुस्सा आने लगा उसे कि अगर खुद पर ध्यान देती तो ये मुसीबत न आती। अब क्या करेगा वो। घर, ऑफिस और अस्पताल के चक्कर में तो मर ही जाएगा। पहले वहां जाकर पैसे जमा कर आइए। जब नर्स ने कहा तो नवल का ध्यान टूटा। लगा अब 4 से 6 हफ्तों का चक्कर तो लग ही गया है, क्योंकि डॉक्टर कह रहा था कि इलाज में वक्त लगेगा। सोच सोच कर नवल का माथा घूम रहा था, जो आभा से छिपा न रह सका। वह समझ रही थी कि नवल पर कैसी मुसीबत आन पड़ी। घर बाहर सब कैसे मैनेज होगा। अगर जल्दी अस्पताल से छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है। बेचारी को अब भी नवल की ही फिक्र हो रही थी और वो मन ही मन आभा को ही कोसे जा रहा था, जैसे उसने खुद बीमारी को बुलावा दिया हो। वो बेचारी तो खुद दर्द से तड़प रही थी, लेकिन फिर भी नवल का मुंह देखे जा रही थी। अब भी उसे घर की ही चिंता लगी थी कि वहां सब कैसे होगा।
सुनिए जी, सुमन है मेरे पास, तो आप घर जाइए, वहाँ भी सब परेशान हो रहे होंगे। जल्द ही ठीक हो जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, दर्द से कराहते हुए आभा ने कहा। मगर नवल उसकी बातों पर ऐसा झल्ला उठा कि पूछो मत। मुंह बनाते हुए बोला, क्या चिंता ना करूं, अगर तुम खुद का ध्यान रखती तो आज ये दिन ना आता। मगर वो भूल गया कि एक वही है जो घर में सबका ध्यान रखती है। घर बाहर के कामों से लेकर सबकी छोटी बड़ी जरूरतों तक की जिम्मेदारी उसी की है, तो कहाँ बेचारी को समय मिलता है जो अपना ध्यान रख सके। आभा के अस्पताल में रहने से हफ्ते भर में ही घर की हालत बिगड़ने लगी। इधर नवल ऑफिस और अस्पताल के चक्कर में पिस रहा था और उधर रीनी और निर्मला घर के कामों को लेकर उलझ पड़ती। सोनू भी अपनी मनमानी करने लगा था। आभा थी तो डांट डपट कर उसे पढ़ने बैठा दिया करती थी, लेकिन उसके न रहने से वो एकदम लापरवाह हो गया था। दिन भर दोस्तों के साथ घूमता फिरता, जब पूछो तो सोनू घर पर नहीं है सुनने को मिलता और नवल का माथा गर्म हो जाता। लेकिन किसे किसे देखे वो। तभी सुमन आकर बोली कि उसका पति 14 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है, तो आज रात से वो आभा के पास रुक जाया करेगी। सुनकर नवल ने राहत की सांस ली, क्योंकि वो कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। लगा जिस सुमन को वो चुगलखोर औरत कहकर संबोधित करता रहा, जिसे देखते ही उसे चिढ़ होने लगती थी, आज वही सुमन उसके काम आ रही है। एक वही थी जो आभा के पास जाकर बैठती थी। जब नवल ऑफिस में होता तब आभा के लिए सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का खाना ज्यादातर वही तो बनाकर ले जाती थी। अपनी करनी पर पछतावा कर मन ही मन वो सुमन का शुक्रगुजार होने लगा। नवल को अब आभा की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर कह रहा था कि अगर हेपेटाइटिस बीमारी लंबे समय तक रहे तो लीवर काम करना बंद कर सकता है या फिर कैंसर अथवा घाव हो सकते हैं। कहीं आभा को ऐसा कुछ हो गया तो बिस्तर पर पड़े पड़े ही वो सोचने लगा। चिंता के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। नवल जैसे ही अस्पताल पहुंचा तो आभा का मृत शरीर बेड पर पड़ा दिखा। दोनों बच्चे बिलख रहे थे। निर्मला भी एक कोने में दुबकी ये कहकर सिसक रही थी कि उसके मरने की उम्र न थी, फिर आभा क्यों चली गई। उधर सुमन उसे धिक्कार रही थी कि वही आभा की मौत का जिम्मेदार है, उसी ने उसकी जान ली। कहती रही तबीयत ठीक नहीं है, दिखा दो डॉक्टर को, पर नहीं दिखाया। लो देखो मर गई ना, मौज करो अब। तभी अचानक हवा का झोंका आया और खिड़की का पल्ला धड़ाम से बंद हुआ तो नवल घबराकर उठ बैठा। देखा वहां कोई ना था सिवा उसके। उफ, तो ये सपना था। अपने दिल पर हाथ रख नवल ने एक गहरी सांस ली और फिर आभा की याद सताने लगी। मन हुआ फोन करने पर लगा नहीं। अस्पताल है लेकिन आभा को लेकर उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। ऐसा ही होता है, मुसीबत के वक्त नकारात्मक बातें दिमाग पर ज्यादा हावी हो जाती हैं। चाह कर भी इंसान अच्छी बातें सोच नहीं पाता। घबराहट के मारे वो पसीने से तरबतर हो गया। प्यास के मारे गला भी सूखने लगा। देखा तो जग खाली पड़ा था। आभा थी तो रोज पानी भर कर रख दिया करती थी। जैसे ही नवल पानी लेने किचन की तरफ जाने लगा, देखा रिनी के कमरे की लाइट ऑन है। लगा भूल गई होगी, लेकिन जब कमरे से फुसफुसाने की आवाज आई तो वो उस ओर बढ़ गया। वो फोन पर किसी से कह रही थी, अरे समझो पापा घर पर ही हैं तो कैसे आऊं। उधर से फिर उसने कुछ बोला तो रिनी कहने लगी, कहा ना नहीं आ सकती, आप फोन रखो कोई सुन लेगा। हाँ हाँ कल देखती हूँ। रिनी, नवल जोर से चीखा। उसके हाथ से फोन खींचकर अभी कुछ बोलता कि तभी उधर से उसने फोन काट दिया। दोबारा फोन मिलाया पर स्विच ऑफ आने लगा। जाहिर सी बात थी उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन इतना तो पता चल गया नवल को कि रिनी किसी लड़के से बात कर रही थी। गुस्से से पापा को लाल होते देख रिनी डर के मारे थरथराने लगी। किससे बात कर रही थी? कौन था ये लड़का? कौन लड़का? कोई तो नहीं था पापा।
चुप, झूठ मत बोल। अभी मैंने सुना तुम किसी लड़के से मिलने की बात कर रही थी, पर पापा घर पर हैं इसलिए नहीं आ सकती। यही कहा ना तुमने उस लड़के से? बोलो कौन है वो? कोई तो ना था पापा। नवल ने एक जोर का चाटा रिनी के मुंह पर मारते हुए कहा, खबरदार, जो आज के बाद बिना मेरे पूछे घर से बाहर कदम भी निकाला। नवल का गुस्सा देख रिनी सहम गई कि माँ ने तो समझाकर छोड़ दिया, पर पापा तो जान ही ले लेंगे उसकी, क्योंकि नवल का गुस्सा वो अच्छी तरह जानती थी। अब नवल की नींद और उड़ गई। सोचने लगा, जवान लड़की है, अगर कदम बहक गए तो क्या होगा। सचेत तो किया था आभा ने कितनी बार, पर वही उसकी बात को आई गई कर दिया करता था। पता चला कि रिनी अपने ही कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती है और उससे छिप छिप कर मिलती भी है। आभा के समझाने के बाद भी जब वो लड़का रिनी से मिलता रहा तो वो उसके घर जाकर वार्निंग दे आई कि अगर फिर कभी दोबारा वो रिनी से मिला या फोन किया तो पुलिस में शिकायत कर देगी। रिनी को भी उसने खूब फटकार लगाई थी, कहा था कि अगर नहीं मानी तो नवल को बता देगी। तब रिनी का ध्यान उस लड़के से हट गया था, लेकिन आभा के ना रहने पर वो फिर मनमानी करने लगी थी। जो बाबा आभा के डर से घर में आना बंद कर चुका था क्योंकि वो अंधविश्वास विरोधी थी, वो फिर से उसके घर में डेरा जमाने लगा। घर की सुख शांति के नाम पर वो हर दिन कोई ना कोई पूजा पाठ जब तब करवाता रहता और निर्मला से पैसे ऐंठता, समझाता कि उसके घर पर किसी का बुरा साया है। कितनी बार कहा नवल से कि ये सब फालतू की बातें हैं, ना पड़े वे इन सब बाबाओं के चक्कर में, मगर निर्मला कहने लगी कि वो तो घर की सुख शांति और आभा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही ये सब कर रही है। इधर सोनू का मन भी पढ़ाई लिखाई से उचटने लगा था। जब देखो मोबाइल लैपटॉप में लगा रहता, और तो और दोनों भाई बहन छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते और ऐसे उठापटक करने लगते कि पूरा घर जंग का मैदान नजर आता। ऑफिस से आने के बाद घर की हालत देख नवल का मन करता उल्टे पांव बाहर चला जाए। एक आभा के न रहने से घर में सब अपनी अपनी मनमानी करने लगे थे। घर की हालत ऐसी बस से बदतर हो गई कि क्या कहे। ऐसी विकट समस्या आन पड़ी हुई थी कि जिसका कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था नवल को। उधर ऑफिस में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नवल के ऑफिस में ही एक दोस्त थी रंभा, खूब पटती थी दोनों की, साथ में खाना पीना हंसना बोलना होता था। भले ही घर में आभा इंतजार कर आंखें फोड़ ले, मगर जब तब रंभा मैडम जाने को ना कहती नवल हिलता तक नहीं। रंभा को देख देख कर ही वो रसिक भाव से कविताएं बोलता और वो इठलाती मचलती चुटकी लेते हुए दूसरे कुलीग कहते कि क्या भाभी जी को देखकर भी मन में कविताएं उत्पन्न होने लगती है नवल भाई। तब नवल बेशर्मों की तरह हंसता हुआ कहता, अब भाभी तो घर की मुर्गी है ना, दाल बराबर। उसकी बात पर जहाँ सब ठहाके लगाते वहीं रंभा और उसके करीब सरक आती, लेकिन आज वही रंभा उसे छोड़कर दीपक से मन के तार जोड़ बैठी थी। मुंह से चाहे कुछ न कहे, पर उसके व्यवहार से तो रोज यही झलकता था कि अब नवल में उसे कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। अब नवल भी इतना बेहया तो था नहीं जो उसके पीछे पीछे चल पड़ता। रंभा का कुछ साल पहले अपने पति से तलाक हो चुका था और अब वो सिंगल थी। वैसे भी ऐसी औरतों का क्या भरोसा जो वक्त देखकर दोस्त बदल ले। भाड़ में जाए मेरी बला से, मन में सोच उसी दिन से नवल ने रंभा से किनारा कर लिया, क्योंकि अब उसे अपने घर परिवार को देखना था, अपनी पत्नी को समय देना था। कितनी बार आभा ने चेताया था कि रिनी पर ध्यान दो, लड़की है, जरा भी पैर फिसला तो बदनामी हमारी होगी, मगर हर बार पागलों सी बातें मत करो कहकर नवल उसे ही चुप करा दिया करता था। कहता वो बच्चों के पीछे पड़ी रहती है, क्या कोई माँ अपने बच्चों के पीछे पड़ सकती है कभी?
वो तो बच्चों के भले के लिए ही उन्हें डांटती फटकारती थी, पर ये बात आज नवल को समझ में आ रही थी कि आभा कितनी सही थी और वो कितना गलत। सुविधाएं और आजादी तो दी उसने बच्चों को, पर वो नहीं दे पाया जो उन्हें देना चाहिए था। संस्कार, अच्छी सीख, जिम्मेदारी। पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि अब आभा पहले से काफी बेहतर है और 2 से 4 दिन में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन उसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि अभी भी बहुत कमजोर है वो। जब वार्ड में गया तो आभा सो रही थी, सो उसे जगाना सही नहीं लगा। धीरे से स्टूल खींचकर बेड के समीप ही नवल बैठ गया और एकटक आभा को निहारने लगा। बेजान शरीर, पीला पड़ा चेहरा, धसी आंखें देखकर सोचने लगा कि क्या ये वही आभा है जिसे कभी वो ब्याह कर लाया था। कैसा फूल सा मुखड़ा था उसका और आज देखो कैसा मलिन हो गया है। अगर आज मैं इसकी जगह होता तो ये दिन रात एक कर देती, पागल हो जाती मेरे लिए, लेकिन मैं क्या कर पा रहा हूँ इसके लिए? कुछ भी तो नहीं। सोचकर नवल की आंखें सजल हो गई। जब आभा की आंखें खुली और सामने नवल को देखा तो उसके चेहरे पर ऐसा तेज आ गया जैसे अग्नि में आहुति पड़ गई हो। इधर उधर देखने लगा बच्चे भी आए होंगे। कितने दिन हो गए थे उसे अपने बच्चों को देखे हुए। लग रहा था एक बार आंख भर कर बच्चों को देखे। उठने की कोशिश करने लगी पर कमजोरी के कारण उठ नहीं पा रही थी। नवल ने उसे सहारा देकर बैठाया और पूछा, कैसी तबीयत है अब? उसने इशारों से कहा कि ठीक है, डॉक्टर कह रहे थे 2 से 4 दिन में अब तुम घर जा सकती हो। नवल की बात पर वो मुस्कुराई। नवल ने पूछा, कुछ खाओगी? तो उसने नामे सिर हिला दिया। सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। ये भी नहीं कह सकता था कि तुमने ही सबको बिगाड़ा है, क्योंकि बिगाड़ा तो उसने ही है। अब सबको ठीक करना पड़ेगा, समझानी पड़ेगी उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारी। ये बात नवल ने मन ही मन कही। तुम अब ज्यादा चिंता फिक्र करना छोड़ दो, खुद पर ध्यान दो। ये लो सुमन भाभी भी आ गई, तो तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं घर हो आता हूँ। कहकर नवल उठ खड़ा हुआ तो आभा उसे प्रेम भाव से देखते हुए बोली कि वो अपना ध्यान रखे। नवल को लगा कि अभी भी उसे मेरी ही चिंता है। रास्ते भर वो सोच विचार करता रहा कि वो कितना गलत था और आभा कितनी सही। मैंने कभी उसे नहीं समझा। बच्चे घर में मौज करते रहे और मैं बाहर, और वो बेचारी हम सबकी तीमारदारी में लगी रही। कभी अपने लिए नहीं सोचा उसने, और मैंने भी क्या सोचा उसके लिए। एक डॉक्टर को तो दिखा नहीं पाया। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? क्या पूरी जिंदगी जी पाता मैं उसके बिना? बेटा बेटी जिन्हें मैं जान से बढ़कर प्यार करता हूँ, उनके सामने आभा को कभी अहमियत नहीं दी। वही बच्चे एक गिलास पानी मांगने पर चिढ़ उठते। देख लिया मैंने सब और समझ भी लिया। वो रंभा जो मेरी जेबें खाली करवाती रहती थी, उसे भी देख लिया। कैसे मुंह फेर लिया उसने मुझसे। चलो अच्छा ही है, वो कहते हैं ना, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। यही सब सोचते हुए वो कब घर पहुंच गया पता ही नहीं चला। देखा तो रिनी बड़े मजे से झूला झूलते हुए किसी से फोन पर बातें करने में व्यस्त थी। सोनू कमरे में बैठा हमेशा की तरह लैपटॉप चला रहा था और निर्मला बाबा जी की आवभगत में लगी हुई थी। नवल को देखते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बाबा जी तो तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गया, क्योंकि पहले ही नवल ने चेता दिया था कि बाबा को घर में ना बुलाया करें। उस दिन तो वो चुप रह गया था, लेकिन आज लगता है आभा एकदम सही कहती थी। ये ढोंगी बाबा लोगों को बहलाकर सिर्फ उनसे पैसे ऐंठते हैं और कुछ नहीं। बाबाओं के कारनामे सुन सुनकर तो अब उन पर से विश्वास ही उठ गया है। लेकिन अभी भी निर्मला जैसे कुछ लोग हैं जो उनके चरणों में लौट जाने के लिए तत्पर रहते हैं। चाय पिलाओ रिनी, एक कप। झूले पर बैठते हुए एक बार की नवल ने सबको देखा। निर्मला पूछने लगी, अब आभा कैसी है? ठीक है, डॉक्टर कह रहे थे 2 से 4 दिन में छुट्टी कर देंगे, लेकिन आप लोगों से कुछ बात करनी है मुझे। कह नवल ने सोनू और रिनी को भी आवाज देकर बुलाया। रिनी, आभा घर आ रही तो है, पर डॉक्टर ने अभी उसे आराम करने को कहा है, इसलिए जब तक तुम्हारी माँ पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती
खाना तुम बनाओगी। खाना बनाने का नाम सुनते ही रिनी के हाथ पांव फूलने लगे। घबरा कर बोली, पर पापा मैं कैसे, मुझे कहाँ कुछ बनाना आता है। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। वैसे भी माँ तो अब आ ही रही है ना। रिनी की बात पर नवल ऐसे कुर्राया कि वो सहम उठी। बोला, क्या वो हम सबकी नौकरानी है? मैंने कहा कि जब तक तुम्हारी माँ पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती खाना तुम ही बनाओगी, ये बात तय है। और रही बात खाना ना बनाने आने की तो दादी से पूछो, यूट्यूब में देखो और बनाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब तुम बच्ची नहीं रही, कॉलेज में चली गई हो, कल को शादी भी होगी तो क्या वहाँ भी तुम्हारी माँ तुम्हारे नखरे उठाने जाएगी? समझ गई रिनी कि अब वो नहीं बचने वाली, काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए सिर झुकाकर उसे नवल के फैसले को स्वीकार करना पड़ा था। रिनी के बाद नवल ने सोनू को घूर कर देखा तो बेचारा डर के मारे अपने आप में ही सिकुड़ने लगा। कहा भी गया है, सामने वाले को पहले अपने हाव भाव से डराओ ताकि उसकी आधी हिम्मत वैसे ही पस्त हो जाए जैसे सोनू की हो गई है। क्यों, अगले महीने से तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली है ना, तो क्या पढ़ाई तुम्हारा बाप करेगा? पढ़ाई छोड़कर दोस्तों के साथ चैटिंग करने में लगे रहते हो क्या? इसीलिए मैंने तुम्हें लैपटॉप खरीद कर दिया था। जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा है मैंने तुम सबका, समझे? नवल ने कड़कती आवाज में कहा तो सोनू जी पापा करने लगा। समझ में आ गया नवल को कि प्यार के साथ साथ बच्चों के साथ सख्ती भी जरूरी होती है। बोला, पढ़ाई के अलावा आज से बाहर के सारे काम जैसे दूध फल सब्जी लाना आदि जो भी घर से जुड़े काम है वे सब तुम करोगे। और हाँ, अपने कपड़े भी तुम खुद ही धोओगे आज से, समझ गए? नवल की सख्त आवाज से दोनों बच्चों की घिघनी बंद गई। और माँ, आप बाबाओं को घर में बुलाना बंद कीजिए। कितनी बार आभा ने आपको समझाया, लेकिन आप हैं कि सुनती ही नहीं है। आप बड़ी हैं घर की, कम से कम इतना तो ध्यान रख ही सकती हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, घर पर हैं कि नहीं, घर में कौन आया कौन गया, क्या ये सब ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती? आप ही बताइए ना, एक अकेला इंसान आखिर कितना काम करेगा? मैं तो सुबह से रात के 8 बजे तक ऑफिस में ही रहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्यार से ही पर निर्मला को भी नवल ने उनकी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझा दी। हफ्ते भर बाद जब आभा घर पहुंची तो उसे सब कुछ बदला बदला सा लगा। क्या सोचा था उसने कि उसके बिना घर की क्या स्थिति हो गई होगी, और यहाँ तो सब अलग ही था। सब बिस्तरों पर सलीके से चादरें बिछी थी, हॉल भी एकदम करीने से सजा चमका था, किचन भी एकदम साफ सुथरा व व्यवस्थित था, खाने की बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही थी, पूरा घर चमक रहा था। विश्वास हुआ आभा को कि ये सब उसका ही घर है। क्या देख रही हो आभा, ये तुम्हारा ही घर है और ये सब माँ और बच्चों ने मिलकर किया है। नवल ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ को देखते ही दोनों बच्चे आकर उससे लिपट गए। निर्मला ने भी बहू अपने को सीने से लगा लिया। ये सब अप्रत्याशित था आभा के लिए, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था ये सब होगा। रात में बड़ी सुकून की नींद आई आभा को। वो जैसे ही उठने लगी नवल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज से हर सुबह की चाय ये बंदा बनाएगा आपके लिए। कहकर वो उठने लगा तो लड़खड़ा गया। नहीं नहीं, घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ, और अगर कभी ठोकर खाकर गिर भी जाऊं तो तुम संभाल लेना। तो आभा को हंसी आ गई। बरसों बाद आभा के चेहरे पर हंसी देख नवल भी मुस्कुरा उठा। अब मैं तुम्हें कभी मुरझाने नहीं दूंगा आभा, बस आपका साथ रहे। औरत का सरोवर तो उसका आदमी होता है। पुरुष रूपी पानी के साथ वो बढ़ती जाती है, ऊपर से ऊपर, पर जैसे ही पानी घटा पीछे हटा वैसे ही औरत बेसहारा होकर सूखने लगती है। आभा के साथ भी वही हुआ। जब तक नवल का सहयोग था वो खिलती रही, जब से नवल का प्यार घटा वो मुरझाने लगी। लेकिन आज फिर उसी पुराने नवल को देख वो खिल उठी, मन लहराने को करने लगा। मन के साथ उसके पूरे शरीर में भी ताकत समा गई। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।